Welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 3 data handling. ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो उसका है और ये इंट्रोडक्शन है. सबसे पहले हम समझेंगे डाटा हैंडलिंग. डाटा क्या होते हैं? डाटा मतलब क्या? कोई भी इनपुट एज ए नंबर्स. ठीक है, जैसे कि मार्क्स. ठीक है, एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें सब बच्चे के एक पर्टिकुलर मार्क्स मिले. ठीक है, तो वो मार्क्स क्या है? एक तरीके का डाटा है. टेम्परेचर है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि हर एक सिटी का टेम्परेचर होता है. तो वो टेम्परेचर अगर पूरी एक सिटीज़ का है, एक कॉलम, एक रो, तो क्या है? वो डाटा है. ठीक है, स्कोर ऑफ गेम, किसी भी गेम का आप देखते हैं स्कोर्स होता है. ठीक है, तो वो क्या है? एक तरीके का डाटा है. डाटा आप समझ गए, बेसिकली नंबर्स. हाउ डू वी प्रेजेंट डाटा? डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? उसका दो तरीका है. एक है टेबल फॉर्म और एक है बार ग्राफ. ठीक है, सबसे पहले हम टेबल फॉर्म समझेंगे. तो देखिए, टेबल फॉर्म कुछ इस तरीके से रहता है. एक टेबल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन, उसमें सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट किए और हर स्कूल से कुछ बच्चे विनर्स बने. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 5 स्कूल उसमें पार्टिसिपेट किए. स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी एंड स्कूल ई. ठीक है, और आपको इसी के इस कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार. ठीक है, नंबर ऑफ विनर्स. ठीक है, मान लीजिए स्कूल ए के 2 विनर हुए. ठीक है, तो यानी कि 2 उसका फ्रीक्वेंसी है. उसी तरीके से स्कूल बी के 5 बच्चे विनर्स हुए, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 5. इसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है. इसमें आपको ज़रूरी है समझना टैली मार्क. टैली मार्क को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 2 है. 2 का मतलब क्या कि आप 2 लाइन ऐसे सिंपली ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, उसी तरीके से अगर टैली मार्क 5 बनाना है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 और 5th लाइन को डायगोनल बना देंगे, जिससे इसको कट कर देना है डायगोनली. ठीक है, और ये जो लाइन है ये 5th लाइन कहलाएगा. 1 2 3 4 और ये 5th लाइन. ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल 8, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 और ये 5. याद रखिएगा 5 का ही एक ग्रुप बनता है. ठीक है, अब हमको 6 से बनाना है तो हम 6 से अलग बनाएंगे. 6 7 8. ठीक है, ये 5 और ये 3, 8 हो गया. उसके बाद डी में क्या है? 1, तो 1 सिंपली. फिर 6 कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 और ये 5 और ये अलग से एक बना देंगे 6. इस तरीके से हम टैली मार्क बनाते हैं. ये था कि प्रेजेंट हम डाटा को टेबल फॉर्म में कैसे करते हैं. दूसरा मेथड आता है बार ग्राफ. बार ग्राफ के अंदर भी 2 बार ग्राफ होते हैं, एक सिंगल बार ग्राफ, एक डबल बार ग्राफ. ठीक है, सबसे पहले हम उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सिंगल बार ग्राफ. सिंगल बार ग्राफ में क्या होता है कि सिंगल बार देखिएगा. डबल बार ग्राफ में क्या होगा कि ये जो बार बना हुआ है इसी के सटा हुआ एक और बार बना रहेगा. ठीक है, इसी के साथ सटा हुआ एक और बार ग्राफ, एक और बार बना रहेगा. ठीक है, अब एक चीज़ में ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप स्केल किस तरीके से कीजिएगा. स्केलिंग मतलब ये होता है स्केलिंग. ठीक है, 1 2, इसके पीछे बिल्कुल प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. ये नहीं कि 1 यहाँ पे मार्क करेंगे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, इस तरीके से नहीं. बिल्कुल प्रॉपर आप डिस्टेंस कीजिए. देखिए, इसमें हमने 1 यहाँ लिया है तो 2 अगले पे लिया है. अगर मान लीजिए यूनिट बहुत आगे तक बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल 40 तक बढ़ाना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसके बीच में इंटरवल अभी हम 1 रखें. आप 5 इंटरवल भी रख सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 5 मार्क कर देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, 30, 35, 40. ठीक है, ऐसे तो वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, और ये सॉल्व करते करते आपको समझ आएगा. तो इस बार ग्राफ को देखिए, जो पहला टेबल फॉर्म था उसी को ये बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि स्कूल्स हैं A B C D E स्कूल है और उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ हम लिखे हैं. ठीक है, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखिए, स्कूल ए का फ्रीक्वेंसी 2 था, इसीलिए ये 2 पे जाके रुक गया और यहाँ से बन गया. ठीक है, देखिएगा कि यहाँ पर एक स्क्वायर हमने छोड़ा है, तो हमने सबके बीच में एक स्क्वायर छोड़ा है. ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए. उसी तरीके से देखिए, बी का फ्रीक्वेंसी 5 था तो हम ये 5 तक लेकर गए. सी का फ्रीक्वेंसी देखिए कहाँ तक गया है?
8 तक, 8 है उसका फ्रीक्वेंसी। डी का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, ई का फ्रीक्वेंसी कितना है 6। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझ जाइए कि फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम वर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी रहेगा उसे हम जैसे स्कूल, क्लास, ग्रुप, सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसे हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। सिर्फ इतना आप ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी को हम वर्टिकल लिखते हैं, तो बाकी जो भी रहेगा उसे आप हॉरिजॉन्टल ही लिखिएगा। ठीक है, तो ये तो पहला बार ग्राफ था जो कि सिंगल बार ग्राफ था। अब हम लोग डबल बार ग्राफ देखेंगे। अब हम देखेंगे डबल बार ग्राफ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का डबल बार ग्राफ बनता है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा दो कंपोनेंट जो है जो साथ में मिला हुआ है। ठीक है, इसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है और ये दो कंपोनेंट साथ में मिला हुआ है, ये दो साथ में मिला हुआ है, इसीलिए इसे हम डबल बार ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके का रहेगा कि मार्क्स ऑब्टेन बाय श्रुति एंड राधा इन इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट दिखाना है, इंग्लिश और मैथ साथ में। ठीक है, स्टूडेंट का अगर दो चीज साथ में दिखाना है तो उस तरीके के और भी सिचुएशन में हम इस तरीके के बार ग्राफ को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक चीज है कि किस कलर से आप किस सब्जेक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए वहाँ आप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे इंग्लिश को हम इस कलर से रिप्रेजेंट किए तो यहाँ पे एक बॉक्स में हम ये एक इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, और ये पिंक कलर जो है वो मैथ्स के लिए। फिर से ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी वर्टिकल रहेगा और जो भी नाम था वो डायगोनल है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए डिस्टेंस जितना भी उसके बीच में छुटा हुआ है वो इक्वल है। यहाँ पे भी एक स्क्वायर का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू वी कैलकुलेट मीन। मीन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरी है समझना कि मीन मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा है एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब ही मीन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में पर्टिकुलर मार्क्स आए आउट ऑफ 5। ठीक है, 5 समझ लीजिए, 5 में किसी को आया 4, किसी को आया 5, किसी को आया 3। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि एवरेज मार्क्स कितना आया, ठीक है, तो हम एवरेज किस तरह से निकालते थे। हम जितने भी नंबर्स आए हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास डाटा है, ऑब्जर्वेशन है, हम उसे जोड़ देते थे। यानी कि 4 + 5 + 3। और कितने नंबर है ऑब्जर्वेशन के, देखिए 1 2 3, 3 नंबर है ऑब्जर्वेशन के, तो उसे 3 से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, और इसी से इसका फॉर्मूला बनता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 5 + 3 विल बी 12 और बाय 3, तो यानी कि 4 आ जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि इसका एवरेज कितना है तो हम कहेंगे 4 है इसका एवरेज। ठीक है, तो आपको मीन निकालने का तरीका पता चल गया, आपको उसका फॉर्मूला पता चल गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि हाउ डू वी कैलकुलेट मीडियन। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि मीडियन का मतलब क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल। मिडिल मतलब बीचों बीच। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है आपको समझना कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा आपको उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 5 1 4 3। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस है और ये इस ऑर्डर में है। अब आपको कहेगा कि इसका मीडियन निकालने के लिए, तो ऐसे आप मिडल तो बोलिएगा कि इधर से 2 और इधर से 2, ये इसका मिडल है। ठीक है, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये अभी अरेंज नहीं हुआ हुआ है, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ हुआ है। सबसे पहले हमको इसे अरेंज करना होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। अगर स्किप किया रहता कोई नंबर तो आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही देगा, वो तो मैं एग्जाम्पल्स लिए आपको बता रही हूँ। फिर देखिए अब इस साइड से 2, इस साइड से 2 और ये बीच में 3, तो इसका मीडियन क्या होगा 3। मीडियन आपको पता चल गया कैसे निकालना है। अब हम देखेंगे मोड। अब
देखेंगे कि हाउ डू वी कैलकुलेट मोड। ठीक है, मोड मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 1 2 3 0 6 6 4 5 1 2 3 1। ठीक है, ये आपको कुछ डाटा दिए हुए हैं। अब आपको इससे फाइंड करना है कि मोड क्या है। सबसे पहला काम, अगर कभी भी आपको डाटा देगा तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको उसको अरेंज कर लेना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो कितने टाइम्स है? 1 1 2 3 3 टाइम्स है। और फिर 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। यहाँ 0 छूट गया। ठीक है, उसके बाद एक 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 4 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। 5 1 टाइम। 6 2 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए 0 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 0 का फ्रीक्वेंसी है 1। 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3। 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। 6 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 3 यानी कि 1 का। तो आंसर क्या होगा? 1, यानी कि मोड क्या है इस डाटा का? 1। ठीक है, मोड आप समझ गए। सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी हो सारे ऑब्जर्वेशन में से, वही उसका मोड कहलाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे रेंज। रेंज क्या होता है? ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? समझ लीजिए कि आपको ऑब्जर्वेशन दिया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, उसमें आपको बताना है हाईएस्ट वैल्यू क्या है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 6। लोएस्ट वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो हम जब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि रेंज क्या है। 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आंसर आ गया, तो 6 इसका रेंज कहलाएगा। ठीक है, अब हम इस लेसन का लास्ट टॉपिक समझेंगे, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेसल है। ठीक है, इस वेसल में 3 बॉल्स, ठीक है, 2 ब्लैक बॉल है और एक येलो बॉल है। अब आप समझिए कि आप इसमें से एक बॉल निकालेंगे बिना देखे। ठीक है, तो क्या चांस है कि वो ब्लैक बॉल होगा? तो 2 चांस होगा कि आपको ब्लैक बॉल मिल सकता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉल आने का चांस 2 है। उसी तरीके से येलो बॉल कितना है? 1 है। तो येलो बॉल आने का चांस कितना हो सकता है? 1 चांस हो सकता है कि आपको येलो बॉल आएगा। पर प्रोबेबिलिटी क्या होता है? संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम नीचे वो लिखते हैं कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे देखिए 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 बॉल है, तो 3 बॉल में से 2 बॉल ब्लैक, यानी कि 2/3 प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल आने का। ठीक है, टोटल बॉल कितने रहते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और ब्लैक है तो ब्लैक कितने हैं? 2 है तो 2 ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल आने का 2/3। इसी तरीके से येलो का अगर हम बात करें तो टोटल बॉल कितने हैं? 3 है, तो डिनोमिनेटर में हम 3 लिखेंगे, और येलो बॉल कितने हैं? 1, तो न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे। यानी कि अगर कहेगा कोई आपसे कि प्रोबेबिलिटी येलो बॉल आने का कितना है, तो हम कहेंगे 1/3, और ब्लैक बॉल आने का कितना है? तो 2/3। ठीक है, चांस और प्रोबेबिलिटी में यही फर्क होता है। So with this, we covered the introduction of chapter 3. Hope you like it. Thank you.